हेलो एवरीवन। देखिए, जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोग डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर देखेंगे इन आयरन कार्बन सिस्टम। अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था, पूरा आयरन कार्बन डायग्राम मैंने आपको समझाया था। ठीक है, लेकिन उसमें अपन ने माइक्रो स्ट्रक्चर जो थे, जो भी फेजेस बन रहे थे, वो फेजेस के माइक्रो स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं की थी। तो आज के लेक्चर में अपन वही स्टडी करने वाले। थोड़ा सा और डिटेल में बताऊँ तो ऐसा है कि अपन यूटेक्टॉइड कंपोजिशन के अलॉन्ग कूलिंग करेंगे और देखेंगे माइक्रो स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर अपन हाइपो यूटेक्टॉइड कंपोजिशन लेंगे, उसमें भी सेम कारनामे करने वाले हैं। उसके बाद में हाइपर यूटेक्टॉइड कंपोजिशन में भी सेम चीज़ अपन रिपीट करने वाले हैं, राइट। उसके बाद में एक बहुत शानदार प्रॉब्लम फेजेस के ऊपर जो है वो आएगा, वो अपन सॉल्व करेंगे, राइट। तो अपन बिना देरी के सीधा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो भैया, यहाँ पे फोकस करो। अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक चीज़ समझो कि यूटेक्टॉइड और उसका जो नियर बाय रीजन है, अपन उसी का माइक्रो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक। जो यूटेक्टॉइड ईडी पॉइंट था लास्ट क्लास में मैंने बताया था, उसके ही बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि ऐसा है कि जो यूटेक्टिक पॉइंट है उससे भी सेम कारनामे होंगे। यूटेक्टिक कंपोजिशन मतलब जब अपन कूलिंग करते हैं उसमें तो लेडेबोराइट करके एक कंपोनेंट होता है, वो जनरेट होता है, उसमें भी सेम कारनामे होंगे। यूटेक्टॉइड पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन यूटेक्टॉइड में हाइपो यूटेक्टॉइड, यूटेक्टॉइड एंड हाइपर यूटेक्टॉइड, ये तीनों कंपोजिशन पे देखने वाले हैं, राइट। अब अगर इस डायग्राम पे तुम फोकस करो तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है। ये डायग्राम बेसिकली क्या है कि जो यूटेक्टॉइड पॉइंट है ना, ईडी, ठीक, उस पॉइंट को ही डिटेल में ये डिस्क्राइब कर रहा है, उस पॉइंट को और उसके नियर बाय रीजन को, ठीक है। ये तुमको याद हो तो आयरन कार्बन सिस्टम ही है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे वो जो मतलब मैं सिर्फ मेरा मेन फोकस जो है वो इस स्टील की रेंज में रहने वाला है। ये होता है स्टील कि भाई अरे 0% से 2.1%, मतलब यहाँ तक जो कार्बन प्रेजेंट है तो उसको अपन स्टील बोलते हैं, राइट। तो अपना मेन एम इस स्टील पे ही फोकस करना है, इस यूटेक्टॉइड पॉइंट पे ही फोकस करना है, ठीक। इधर जगह इस जगह पे यूटेक्टिक पॉइंट आता था, उसको मैंने डायग्राम में नहीं दिखाया है, राइट। अब देखो, इसकी स्टडी करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तुमको ये कंपोजिशन तो पता है कि ये वाला पॉइंट जो है अल्फा में मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी लिमिट जो होती है 0.02% कार्बन होता है, तो ये 0.02 है। यहाँ पे 0.8% कार्बन है, यहाँ पे 2.1% कार्बन है, ये अपने को पता है, राइट। जो 0.8 है वो यूटेक्टॉइड कंपोजिशन है। यूटेक्टॉइड रिएक्शन जिस कंपोजिशन पे हो रही है, राइट, वो हो जाएगा यूटेक्टॉइड कंपोजिशन। सिमिलरली आप यूटेक्टिक कंपोजिशन और पेरिटेक्टिक कंपोजिशन भी बोल सकते हो। जो मैंने रिएक्शंस लिखवाई थी ना, उन रिएक्शंस में जो जो वो कंपोजिशन थे उनके नाम रिस्पेक्टिव रिएक्शन के हिसाब से हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे ऐसा है कि मैं एक एक्स एक्स डैश लाइन तुमको दिख रही है, एक्स एक्स डैश, एक वाई वाई डैश, एक जेड जेड डैश लाइन जो है, इन तीन लाइन के अलोंग, राइट, अपन कूलिंग करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक्स एक्स डैश के अलोंग। उस पर मैंने दो पॉइंट पकड़े, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अगर आप पॉइंट ए को फोकस करो तो पॉइंट ए जो है वो यूटेक्टॉइड पॉइंट ईडी के ठीक ऊपर है। ये रहा अपना यूटेक्टॉइड पॉइंट, उसके ठीक ऊपर है पॉइंट ए, और पॉइंट बी जो है वो उसके नीचे। इसी तरीके से वाई वाई डैश पे मैंने चार पॉइंट लिए, सी डी ई और एफ। इसी तरीके से जेड 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 डैश पे जी एच आई और जे, ये चार पॉइंट लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया कि अपन करने क्या वाले हैं, कूलिंग कर रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं कूल करते हुए, नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक। अगर अपन एक एक्स डैश बोले तो एक एक्स डैश में अपन बोल सकते हैं कि ये कूलिंग हो रही है इन इन यूटेक्टॉइड यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक। कि यूटेक्टॉइड स्टील के लॉन्ग एक्स एक्स डैश बना है। वाई वाई डैश जो है वो है हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, बिकॉज यूटेक्टॉइड पॉइंट के पहले, तो हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील। और जो जेड जेड डैश है वो हो जाएगी कूलिंग इन हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। समझ में आया क्या इतना? अरे क्लियर है क्या इतना? क्लियर है। अब देखो, सबसे पहले अपन फोकस करते हैं यूटेक्टॉइड वाला, ठीक है। तो अलोंग एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश के अलोंग अपन माइक्रो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। पॉइंट ए को पकड़ो और पॉइंट बी को पकड़ो। अगर पॉइंट ए पे तुम फोकस करो तो तुमको दिख रहा है पॉइंट ए पे सिर्फ गामा फेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सिर्फ गामा फेस, राइट। तो वही चीज माइक्रो स्ट्रक्चर में तुमको दिखने वाली है। मतलब अगर अपन माइक्रो स्ट्रक्चर में ए का
यहाँ पे अगर मैं माइक्रो स्ट्रक्चर तुमको बना के दिखाऊं तो उस माइक्रो स्ट्रक्चर पे क्या बोल सकते हैं, क्या प्रेजेंट है भैया? गामा फेस प्रेजेंट है। गामा जो कि ऑस्टेनॉइड भी कहलाता है, जो कि एफसीसी स्ट्रक्चर बनाता है, वो प्रेजेंट है। गामा गामा गामा। अरे समझ में आया क्या? ठीक है। और इस गामा में क्या तुम कंपोजिशन बता सकते हो क्या? इस गामा में मैं लिख सकता हूँ 0.8% कार्बन प्रेजेंट है, क्योंकि यार यूटेक्टोइड कंपोजिशन 0.8% कार्बन था यार, बोल दो यार। ठीक है क्या? क्लियर है? जैसे ही तुम पॉइंट बी पे आए, पॉइंट बी जो है वो है यूटेक्टोइड पॉइंट के नीचे, मतलब जस्ट यूटेक्टोइड पॉइंट के तुम नीचे आ चुके हो। इट मीन्स ये पूरा का पूरा गामा काय में कन्वर्ट हो जाएगा? अरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तुमको याद हो तो मैंने बताया था जो यूटेक्टोइड रिएक्शन होती है दैट जनरेट्स परलाइट। तो ये पूरा का पूरा गामा कन्वर्ट होने वाला है किसमें? किसमें कन्वर्ट होगा ये? परलाइट में। ठीक। और मेरे को इसी स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक काम करता हूँ, मैं इसी को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है। सेम स्ट्रक्चर लगेगा तो मैंने इस स्ट्रक्चर का यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब देखो, ये तो अपना था गामा। ठीक है। और गामा में अपन ऑलरेडी बता चुके हैं कितना 0.8% कार्बन प्रेजेंट है भैया यूटेक्टोइड कंपोजिशन का। अब जैसे ही तुम पॉइंट बी पे आए, पॉइंट बी पे मतलब सारा का सारा बन चुका है परलाइट, तो क्या चेंजेस आएंगे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना भैया। सिर्फ ये चेंजेस आएगा कि इस गामा में, इस गामा में अल्टरनेट लेयर्स बन जाएगी भैया। काय की लेयर्स बनेगी वो मैं अभी बता रहा हूँ तुमको। किसकी बनेगी अब भी बात करते हैं। देखो, ये कुछ अल्टरनेट लेयर्स अपन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। और वो अल्टरनेट लेयर्स किसकी होंगी, वो चीज़ का जवाब आपको कुछ ही क्षणों में मिलने वाला है। ठीक है। बहुत जल्दी आपको उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। शांति पकड़ो, ध्यान से देखो, शांति पकड़ो, शांति। धीरे से आपको आंसर मिलेगा। ठीक है। ओके भैया, यहाँ पे अपन थोड़ा सा इनको कलर डाल देते तो आपको क्लियरली इमेजिन हो पाएगा कि ये जो है ये दूसरा फेज़ है। राइट? क्या है ये? दूसरा फेज़ है भैया। देखो, ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। अब देखो, जो ऑस्टेनॉइड था वो कन्वर्ट होगा अल्टरनेट लेयर ऑफ सीमेंटाइड और फेराइड में। क्या हुआ कि इधर के कुछ पोर्शन से कार्बन निकला और वो किसी एक जगह डिफ्यूज होने लगा। सेम काम यहाँ पे हुआ, कार्बन यहाँ से निकल निकल के किसी पर्टिकुलर जगह पे डिफ्यूज होने लगा। ठीक है। ये क्या है? कार्बन का डिफ्यूज़न है। ठीक है। डिफ्यूज़न है। तो जिस जगह से कार्बन निकला, इस जगह से कार्बन निकला, मतलब इस जगह पे कार्बन का परसेंटेज कम हो जाएगा। राइट? और उस पे कार्बन का परसेंटेज कम होके कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये जो गैप है ये कहलाएगा अल्फा फेस। ठीक है। और उसमें अगर तुम कार्बन का परसेंटेज बोलो तो कार्बन का परसेंटेज 0.02% कार्बन हो जाएगा। ठीक। देखो, गामा फेज में कितना था? 0.8% कार्बन था। 0.8% कार्बन में से कुछ पोर्शन में से कार्बन निकला, तो जो ये बचा पोर्शन है जो गामा था उसमें से कार्बन गायब हो चुका है, तो वो कार्बन कम हुआ है, मतलब उसमें 0.02% कार्बन है। ठीक। और जिस जगह पे ये कार्बन गया, ये जो मैंने अभी जिसमें कलर डाल रखा है, अगर अपन उसका नामकरण करना चाहें तो वो बन चुका है भैया सीमेंटाइड, Fe3C। Fe3C जैसे ही आया, आंख मीच के पैर से तुम ये बात लिख दोगे कि भैया उसमें 6.67% कार्बन होता है। समझ में आया? अरे एक जगह पे कार्बन का परसेंटेज कम हुआ, दूसरी जगह पे ज़्यादा ही होगा ना यार। तो तुमको दिख रहा है 0.8% कार्बन जो है वो इन दो भागों में टूट चुका है। अरे माइक्रो स्ट्रक्चर क्लियर है क्या? कैसे? किसी को ये डाउट आया कि सर ये 0.02% और 6.67% ये आपने कैसे लिख दिया? चलो सीमेंटाइड का तो समझ आता है, उसमें होता है। अरे वो यहाँ से लिखा है, टाई लाइन खींचो यहाँ, बी पॉइंट के जस्ट, मतलब यूटेक्टोइड पॉइंट के जस्ट नीचे तुमने एक टाई लाइन खींची, जस्ट नीचे। ठीक है। क्योंकि पॉइंट बी जो था वो
यूटेक्टोइड पॉइंट के जस्ट अपन ने नीचे लिया है एकदम। तो तुम ये टाई लाइन के एंड पॉइंट्स देखो ना, ये एंड कहाँ जा रहा है 0.02 पे, ये एंड कहाँ जा रहा है 6.67 पे। समझ में आया क्या? तो इसलिए अल्फा में कितना परसेंट कार्बन होगा 0.02%। समझ में आया? तो ये तुमको दिख रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा भैया? परलाइट कहलाएगा। इसको क्या बोलते हैं? परलाइट बोलते हैं भाई। ठीक है, अल्टरनेट लेयर्स ऑफ सीमेंटाइट एंड फेराइट। ठीक है, ये है परलाइट स्ट्रक्चर। इसको जैसा अपना ये फिंगरप्रिंट होता है ना, फिंगर को तुम ध्यान से देखो तो जो फिंगरप्रिंट होता है ना, ठीक वैसा ही दिखता है। ठीक है, जो परलाइट नाम आया है वो मदर ऑफ पर्ल से आया है। मदर ऑफ पर्ल क्या होती है? अरे वो सीप होता है ना समुद्र में जिससे मोती बनता है, ठीक, उसको बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल। तो ये उसके जैसा दिखता है, उसमें भी ऐसी लेयर्स होती हैं, तो इसका माइक्रो स्ट्रक्चर उसके जैसा दिखता है, दैट्स वाई इट्स नेम इज परलाइट। राइट? समझ में आया क्या? समझ में आया? यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देख लो, पढ़ लो जरा। अपॉन कूलिंग ऑस्टेनॉइड अलोंग यूटेक्टोइड कंपोजिशन जस्ट बिलो द ईडी, ईडी मतलब क्या है? यूटेक्टोइड पॉइंट है। जस्ट बिलो द यूटेक्टोइड पॉइंट कार्बन स्टार्ट डिफ्यूजन बाय ट्रेवलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेट लेयर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। कार्बन जो है भैया वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करके डिफ्यूज होगा। ठीक, डिफ्यूजन का मतलब ही था यार कि कार्बन जो है वो थोड़ा ट्रेवल करके जाएगा, एटम्स जो है अपनी जगह से हट के दूसरी जगह जाएंगे। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मतलब किसी पोर्शन में से निकला और जस्ट उसके साइड के पोर्शन में पहुंच गया, किसी पोर्शन में से निकला और जस्ट उसके साइड के पोर्शन में पहुंच गया। समझ में आया क्या? इस वजह से अल्टरनेट लेयर्स ऑफ सीमेंटाइड एंड फेराइड बना एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज परलाइट बिकॉज इट लुक्स सिमिलर टू मदर ऑफ पर्ल। वही लिखा, इट लुक्स लाइक मदर ऑफ पर्ल, सीप जो होती है ना उसके जैसा, फिंगरप्रिंट जैसा भी बोल सकते हो। एक इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि भैया परलाइट जो है वो सिंगल फेज नहीं है। परलाइट के अंदर क्या क्या है? अभी तुमने बोला दो फेज प्रेजेंट है, फेज मिक्सचर है ये फेराइट और सीमेंटाइट का। ठीक, ये बात ध्यान रखना। राइट? अच्छा, एक पॉइंट और है जो यहाँ पे लिखा नहीं है, तो वो पॉइंट लिख लो कि यहाँ पे लिख सकते हैं अपन। कहाँ पे लिखे? अभी तुम देख रहे हो ना, इसमें कोई भी प्रो फेज नहीं है। प्रो फेज क्या होता है वो मैं समझाऊंगा। ये पूरा का पूरा 100% परलाइट है। ठीक, तो पॉइंट ये लिखना है अपने को कि यूटेक्टोइड कंपोजिशन गिव्स, यहाँ पे लिख लेते साइड में। ठीक है, यूटेक्टोइड कंपोजिशन गिव्स 100% परलाइट। 100% परलाइट। ठीक है, नो प्रो फेस। ये प्रो फेस क्या होता है समझ में आ जाएगा तुमको, अभी मैं बता दूंगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत डिटेल में चर्चा होगी यार, अपना एम है एक बहुत शानदार न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करना। ठीक है, अच्छा, परलाइट अगर फेज मिक्सचर है फेराइट और सीमेंटाइट का, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि परलाइट की जो प्रॉपर्टीज होगी वो इंटरमीडिएट होगी बिटवीन सॉफ्ट एंड डक्टाइल फेराइट एंड हार्ड एंड ब्रिटल सीमेंटाइट? बोल दो यार। अरे परलाइट अगर दो लोगों से मिलके बना, अरे यार मम्मी और पापा है तो बेटे में जो प्रॉपर्टीज होगी वो मम्मी और पापा में से ही तो आएगी। कुछ प्रॉपर्टीज मम्मी की होगी, कुछ प्रॉपर्टीज पापा की होगी ना यार। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अगर ये फेराइट और सीमेंटाइट से मिलके बना है तो उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होगी, उनके बीच की प्रॉपर्टीज होगी। राइट? अब एक बात आती है कि इस परलाइट में अगर मास फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, मास फ्रिक्शन को मैं एम से डिनोट करता था, तुमको याद हो तो अपन ने प्रीवियस वीडियोस में कंसेप्ट बता रखे हैं। मास फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए अपन टाई लाइन का यूज़ करते हैं या आइसोथर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर परलाइट में दो फेज हैं फेराइट और सीमेंटाइट, मैंने तुमसे पूछा कि भैया फेराइट का जरा मुझे मास फ्रिक्शन कैलकुलेट करके बताओ दो। तुम पहुंचे, अरे सर ये तो हमारे लिए बच्चों जैसी बात है, ऐसे चुटकी बजा के हम सॉल्व कर देंगे। ठीक, कैसे करोगे भैया? जहाँ परलाइट बन रहा था उस जगह पे तुम गए, तुमने यहाँ पे जस्ट नीचे ये एक टाई लाइन खींची, यूटेक्टोइड कंपोजिशन जो है वो इस केस में ओवरऑल कंपोजिशन हो जाएगा CO। तुमने देखा कि टाई लाइन के इस तरफ अल्फा लिखा है, इस तरफ Fe3C लिखा है। अगर मुझसे फेराइट का परसेंटेज पूछा है तो वो होगा ये वाली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाई लाइन की लेंथ।
मतलब 6.67 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 6.67 माइनस 0.02। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, बस लिख दो यार, लिख दो यार, यहाँ पे लिख दो जल्दी से, फुर्ती से, चीते की फुर्ती के साथ अपन ने लिख दिया 6.67 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 6.67 माइनस 0.02, राइट। अच्छा, इसी को मैं इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे अप्रॉक्सीमेटली 0.88 आएगा, ठीक है। तो मास फ्रिक्शन जो है वो 0.88 है। और इसको अगर अपन वो टी यू वी के टर्म में देख लें तो उसमें भी लिख दो, तो इन जनरल तुमको समझ में आ जाएगा कि इन जनरल कैसे होना है। मतलब देखो, अपन ये डिस्टेंस बोली थी ना, ये डिस्टेंस डब्ल्यू है क्या, डब्ल्यू प्लस वी है, वी प्लस डब्ल्यू, वो डिवाइडेड बाय टोटल में वी प्लस डब्ल्यू प्लस यू प्लस टी, ठीक, ये टी है, ठीक है। तो v प्लस डब्ल्यू के अपॉन में टोटल कर दो, राइट। तो भैया आ जाओ यहाँ पे, v प्लस डब्ल्यू के अपॉन में टोटल कर दिया, ठीक है, टी यू वी डब्ल्यू। मतलब अगर मान लो मैंने आपको हार्ड कॉपी में पेज डायग्राम दे दिया, डेटा दे दिया, और आपको कंपोजिशन नहीं लिखे, ये तो कंपोजिशन से कैलकुलेट करना हुआ, एक मेथड हुई। अगर कंपोजिशन नहीं होते, मैंने बोला भैया स्केल का यूज़ करो, तो स्केल के यूज़ के हेल्प से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। आप v प्लस डब्ल्यू की डिस्टेंस मेज़र करते, उसको डिवाइड करते v प्लस डब्ल्यू प्लस टी प्लस यू की डिस्टेंस है, तो उससे भी भैया सेम चीज़ निकल के आती। तो क्या आपको मास ऑफ अल्फा क्लियर है क्या? अगर मास ऑफ अल्फा आ गया तो यार 1 माइनस ये वैल्यू अगर अपन रख दें तो क्या मास ऑफ सीमेंटाइड निकल के आ जाएगा क्या? 0.12 आ गया क्या यार? बोल दो यार। ये डेटा याद रखना है आपको, ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस डेटा को तुम देखोगे कि जो आयरन कार्बन डायग्राम से क्वेश्चन आते तो वो कई बार पूछ लेता है कि परलाइट के अंदर फेराइट का कितना परसेंट है, कितना मास फ्रैक्शन है, 4 ऑप्शन दे देगा। अरे तो सीधा याद होना चाहिए यार, 88%, परसेंट की टर्म में तो 88% एंड 12%, ठीक है। फेराइट हो गया 88, सीमेंटाइड हो गया 12, फ्रिक्शन है तो 100 से डिवाइड कर दो, याद ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फेराइट जो है वो इतना ज़्यादा अमाउंट है सीमेंटाइट से, तो इसलिए जो थिकनेस है फेराइट की, ओवरऑल फेराइट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो थिकनेस ऑफ फेराइट टू थिकनेस ऑफ सीमेंटाइट जो होता है वो परलाइट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 8:1 का रेशियो होता है, ठीक है। कितना होता है? 8:1, ठीक। तो ये पूरी कहानी थी भैया, अपन ने यूटेक्टोइड कंपोजिशन के अलोंग कूलिंग की, और माइक्रो स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे वो देख लिए, और अपन ने एक न्यूमेरिकल भी यहाँ पे कवर कर लिया कि अगर परलाइट के अंदर आपको किसी भी प्रकार का फेस पूछ लिया, मास फ्रिक्शन पूछ लिया, राइट, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब अपना नेक्स्ट काम होगा कि अपन चले हाइपो यूटेक्टोइड स्टील में। मतलब अपन अब कूलिंग कर रहे हैं एलोंग वाई वाइडिश लाइन के एलोंग अपन कूलिंग करने वाले हैं। 4 पॉइंट जो है वो मुझे दिख रहे हैं सामने, CDEF, 4 पॉइंट दिख रहे हैं, CDEF, राइट। इन्हीं में अपन कूलिंग करेंगे। सबसे पहले सी पॉइंट को देखो, किसी ने बोला कि अरे सर सी पॉइंट पे तो डायरेक्ट हम ये का ये डायग्राम टाप मारेंगे। सिर्फ बात ये रहेगी कि सी पॉइंट पे जब मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखूंगा तो मैं बोल दूंगा C1% कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने उस जगह एज्यूम किया कि अपना जो ओवरऑल कंपोजिशन था वो कितना था, C1 था, राइट। तो सी पॉइंट पे सबका सब ऑस्टेनॉइड है, सारा का सारा गामा है, सॉलिड फेज है। जैसे ही मैं डी पे आया, डी में तुमको दिखा कि भैया इस रीजन में अल्फा प्लस गामा दोनों होते हैं, ठीक। रीजन के बीच के रीजन के नाम तुमको पता है कैसे लिखना है, बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। अरे जिनकी बाउंड्री पे वो टच कर रहा हो, ये बाउंड्री अल्फा को टच कर रही है, ये बाउंड्री गामा को, तो बीच में अल्फा प्लस गामा होगा। अब भैया जैसे ही डी पॉइंट पे आया तो अल्फा भी एग्जिस्टेंस में आ चुका है, अल्फा फेज भी एग्जिस्टेंस में आ चुका है, राइट। वो कैसे आएगा? तब जरा अपन सीधा डायग्राम बनाते हैं, तब तुमको ये चीज क्लियर होगी। देखो, वाई डैश के अलोंग भैया अपन माइक्रो स्ट्रक्चर बना रहे, और अपन ने पहले ही ये बात कर ली कि जो पॉइंट सी है उस पे सब कुछ क्या है, गामा है, गामा है।
और उस गामा में C1% कार्बन प्रेजेंट है, C1% कार्बन प्रेजेंट है। इनिशियली ओनली ऑस्टेनॉइड फेज इज प्रेजेंट इन द माइक्रोस्ट्रक्चर एट पॉइंट सी। इफ आई विल टॉक अबाउट पॉइंट डी, ठीक, तो डी पॉइंट में ऐसा है कि मुझे बनाना पड़ेगा सेम डायग्राम, ठीक है, C1% लिखा था यहाँ पे, तो अपन बनाते हैं भैया डी का माइक्रोस्ट्रक्चर। देखो डी पे अपन ने बोला था कि डी जो है वो मशी जोन में आ चुका है, सॉरी मशी जोन नहीं, अल्फा प्लस गामा का जो मिक्सचर है उस वाले जोन में आ चुका है, ठीक। तो यहाँ पे अल्फा भी एग्जिस्टेंस में आएगा। तो ये अल्फा कैसे आएगा कि ये जो ग्रेन बाउंड्रीज थी, ये सारी ग्रेन बाउंड्रीज जो तुमको दिख रही है, इन ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर तुमको स्पॉट्स ऑफ अल्फा दिखने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा अल्फा यहाँ पे दिखने लगेगा भैया, ठीक है। किसी ने पूछा कि सर ग्रेन बाउंड्री पे ही क्यों अल्फा मिल रहा है, ग्रेन बाउंड्री पे ही क्यों अल्फा मिल रहा है, ठीक है। मैंने बोला शांति, मैंने क्या बोला, शांति। अब मैंने तुमको ये याद दिलाया कि मैंने किसी प्रीवियस वीडियो में ये सिखाया था कि जो ग्रेन बाउंड्री होती है वो रीजन ऑफ ओरिएंटेशन मिसमैच होती है, और रीजन ऑफ ओरिएंटेशन मिसमैच होने की वजह से ग्रेन बाउंड्री के ऊपर जो वॉइड्स होते हैं उनका साइज लार्ज होता है, उनका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। और लार्ज साइज होने के कारण भैया जो भी कचरा होता है उस सारे कचरे को किस जगह पे फेंका जाता है, किस जगह पे फेंका जाता है, ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर फेंका जाता है, ये बात ध्यान रखो, ठीक। कचरे को कहाँ फेंका जाएगा, ग्रेन बाउंड्री के ऊपर। तो भैया ये जो तुमने बोला कि स्पॉट्स ऑफ अल्फा दिखेंगे, ये तो अपना था गामा, ठीक, ये क्या था अपना गामा, 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 और ये चीज जो है ये आ चुकी है अल्फा, जिसको प्रो यूटेक्टॉइड अल्फा बोल दिया। प्रो यूटेक्टॉइड अल्फा इसलिए बोल दिया क्योंकि डी पॉइंट अभी यूटेक्टॉइड पॉइंट के पहले है, यूटेक्टॉइड पॉइंट तक तो तुम पहुंचे ही नहीं हो, यूटेक्टॉइड टेम्परेचर तक। देखो डी पॉइंट कहाँ है, ये रहा डी पॉइंट, मतलब ऐसे समझ लो अप्रोक्सीमेटली कुछ भी 780 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तुम्हारा, यूटेक्टॉइड पॉइंट तो ये रहा 725 पे। तो अभी तुम यूटेक्टॉइड टेम्परेचर के ऊपर हो, पहले हो, इसलिए प्रो, तो प्रो यूटेक्टॉइड अल्फा बोल दिया उसको, ठीक है। इस अल्फा को क्या नाम दे दिया, प्रो यूटेक्टॉइड फेराइट। या अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ, चलो शॉर्ट में मैं बता दूंगा क्या है। अच्छा ये चीज़ भी समझ आई कि सारा कचरा कहाँ पे फेंका जाएगा, ग्रेन बाउंड्री पे फेंका जाएगा, क्योंकि ग्रेन बाउंड्री पे जो वॉइड्स क्रिएट हो रहे हैं उनका साइज लार्ज है, राइट। तो ये जो अल्फा फेज था, गामा फेज था इनिशियली, उस गामा फेज में ये जो अल्फा का इंट्रोडक्शन हुआ, ये अल्फा जो है ये क्या है, ये इस गामा के लिए एज अ फॉरेन एलिमेंट ट्रीट होगा, इसलिए इसको ग्रेन बाउंड्री पे पहुंचा दिया जाएगा, ठीक। वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि स्पॉट्स ऑफ अल्फा एट ग्रेन बाउंड्रीज आर फॉर्म्ड बिकॉज अल्फा इज फॉरेन एलिमेंट इन ऑस्टेनाइट एंड ईच फॉरेन एलिमेंट्स आर पुश टुवर्ड्स द ग्रेन बाउंड्रीज, ठीक है। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है यहाँ तक की बात। अब जरा देखो अपने को ई पॉइंट और एफ पॉइंट का माइक्रोस्ट्रक्चर बनाना है। कहाँ है ई पॉइंट, ई पॉइंट भैया ये रहा, ठीक, ई पॉइंट ये रहा। उसी रीजन में बस ऐसे समझो ना यार, अल्फा का जो फ्रिक्शन होगा वो इंक्रीज हो रहा होगा। कैसे पता लगा, डी पॉइंट पे तुमने अगर एक टाई लाइन खींची तो अल्फा का जो फ्रिक्शन होगा वो तुमको दिख रहा है, इस वाली लाइन पे डिपेंड करेगा, ये इतने पोर्शन पे। अरे यहाँ अल्फा लिखा है, यहाँ गामा लिखा है, तो अल्फा का मैंने पूछा तो तुमने बोला सर ये वाली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस, ठीक। तो तुम डी पॉइंट पे देखो, डी पॉइंट पे सिर्फ ये छोटी सी लेंथ थी, ये छोटी सी लेंथ। ई पॉइंट पे देखो ये लेंथ बढ़ गई, ठीक। तो क्या तुमको दिख रहा है कि माइक्रोस्ट्रक्चर में जो अल्फा का पोर्शन है वो इंक्रीज होने वाला है, राइट। समझ में आया क्या। तो बस अब क्या होगा, अभी तक तुमको स्पॉट्स ऑफ अल्फा दिख रहे थे, अब स्पॉट्स ऑफ अल्फा नहीं रहेंगे, वो अल्फा जो है वो पूरा का पूरा ग्रेन बाउंड्री को कवर कर लेगा। मतलब अब तुमको ग्रेन बाउंड्री के ऊपर केनॉल्स दिखेंगी, ठीक, पूरी की पूरी नहर दिख जाएगी भैया, काय की, अल्फा की। तो अपन यहाँ पे जरा नहर बनाते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं बनाने की। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है,
राइट। तो अपन कोशिश कर रहे हैं भाई, ये देखो ऐसा कुछ, ऐसा कुछ भैया। और इस पूरे रीजन में अपन सेम कलर डाल देते ताकि आपको इमेजिन हो पाए कि भैया क्या इमेजिन हो पाए, ये इमेजिन हो पाए कि अल्फा ग्रेन बाउंड्री के ऊपर आ चुका है। ठीक है, ग्रेन बाउंड्री के ऊपर आ चुका है, पूरी ग्रेन बाउंड्रीज को उसने कवर कर लिया। दिख रहा है क्या तुमको यार? और क्योंकि ये अल्फा अभी भी यूटेक्टोइड पॉइंट नहीं आया, यूटेक्टोइड टेम्परेचर नहीं आया, इसलिए यूटेक्टोइड के पहले ही ये जो अल्फा आया इसका नाम जो है वो क्या होगा, क्या होगा? प्रो यूटेक्टोइड फेराइट, राइट, या प्रो यूटेक्टोइड अल्फा। या अगर मैं शॉर्ट में इसको बोल दूं तो शॉर्ट में मैं इसको ऐसा लिखता हूं, प्रो ईडी अल्फा। ईडी इज यूटेक्टोइड पॉइंट, ठीक, तो प्रो ईडी अल्फा। ठीक है, समझ में आया? यूटेक्टोइड टेम्परेचर आने के पहले ही ये अल्फा एग्जिस्टेंस में आ चुका है, इसलिए इसको बोला प्रो यूटेक्टोइड अल्फा। क्लियर है क्या यार? अब भैया ऐसा है कि मुझे सेम डायग्राम यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो मैं जरा इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देता हूँ, और तुम देखोगे कि तुम्हारे सामने एक चमत्कार होने वाला है। वो चमत्कार ये होने वाला है कि तुम क्या चमत्कार करने वाले हो? तुमको ये दिखेगा कि हमने गामा फेस जो था, देखो ये जो बचा हुआ फेस था ये गामा था क्या? अरे बचा हुआ फेस तो अभी भी गामा है ना यार, क्योंकि ई पॉइंट जो है वो अभी भी किस रीजन में, अरे देखो यार माइक्रो स्ट्रक्चर में देखो, माइक्रो स्ट्रक्चर में देखो, ये रहा ई पॉइंट। ई पॉइंट अभी भी अल्फा प्लस गामा वाले रीजन में। तो अगर अल्फा तुमने डिटेक्ट कर लिया तो बचा हुआ जो है वो गामा है क्या? उसके बाद में एफ पॉइंट देखो, एफ पॉइंट जो है वो जस्ट नीचे है यूटेक्टोइड आइसोथर्म के। ये था अपना यूटेक्टोइड आइसोथर्म 725 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हॉरिजेंटल लाइन है, राइट। तो उसके जस्ट नीचे मैंने थोड़ा और ज़्यादा नीचे बना दिया, तुम ऐसे एज्यूम करो कि एफ पॉइंट एकदम यहाँ पे जस्ट नीचे। ठीक है, तो भैया जस्ट नीचे तो क्या होगा कि जो जो भी बचा हुआ गामा है ना, जो गामा बचा हुआ है वो गामा अभी तुमको दिख रहा है, अल्फा तो है। देखो इस रीजन में क्या लाई कर रहा है, इस रीजन में अल्फा प्लस Fe3C लाई कर रहा है क्या? नीचे के रीजन में अल्फा प्लस Fe3C है क्या? तो यहाँ पे गामा नहीं है, तो जो गामा था ना उसमें चेंजेस आ जाएंगे, वो गामा परलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। काय में कन्वर्ट हो जाएगा? परलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि ये जो गामा है, इस गामा में तुमको अल्टरनेट लेयर्स दिखेंगी। किसकी किसकी दिखेगी अल्टरनेट लेयर? सीमेंटाइड और फेराइट की, सीमेंटाइड और फेराइट की अल्टरनेट लेयर्स। ठीक है, ठीक है भैया, अल्टरनेट लेयर्स ऑफ सीमेंटाइड एंड फेराइट यहाँ पे अपने को दिख रहा है। ठीक है, अगर अपन चाहें तो इसमें भी जो इसका जो अल्फा फेज है उसको अपन, या उसके अल्फा फेज को अपन कोई कलर नहीं करते हैं, बट जो ये वाला है इसको अपन थोड़ा और रेड कलर डाल देते हैं। ठीक है, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड। हम भी भैया पहली बार पढ़ा रहे हैं, पहली बार ये टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट हो पाए, बट इनको सीखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। फिर भी आई होप दैट कि आपको इस तरीके के रंगीन चित्रों से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा सब्जेक्ट में। ठीक है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, देखो क्या हुआ, कैसे कैसे पता किया कि यहाँ पे अल्टरनेट लेयर्स, वही वही ये वाले पोर्शन से कार्बन निकला, कार्बन डिफ्यूज हो गया यहाँ पे। तो जिस जगह से कार्बन निकल गया, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला, पहले तो ये समझो कि ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक, यहाँ पे लिख देते अपन कि इस स्ट्रक्चर का नाम, ठीक,
ये अपना हो गया क्या, परलाइट, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट लेयर्स ऑफ अल्फा और सीमेंटाइड है, Fe3C, अल्फा और सीमेंटाइड के अल्टरनेट लेयर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है भैया। तो अल्टरनेट लेयर्स ऑफ सीमेंटाइड और फेराइड, इसी का तो नाम था परलाइट, ठीक है। कैसे बन रही होगी, तो मैंने बता दिया कि कुछ पोर्शन में से कार्बन डिफ्यूज हुआ, जहाँ से कार्बन डिफ्यूज हुआ वहाँ पे कार्बन का परसेंटेज कम हो गया, तो कम परसेंटेज वाला जो पोर्शन है उसको तुम क्या बोलोगे, उसको क्या नाम दोगे, ये हो जाएगा अल्फा। और ये अल्फा और जो ये अपना प्रो यूटेक्टोइड अल्फा है, मतलब ये वाला पूरा, ठीक, ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसा है कि ये जो अल्फा है ये परलाइट के अंदर का अल्फा है, या यूटेक्टोइड पॉइंट वाला अल्फा है, कि यूटेक्टोइड पॉइंट के बाद बन रहा है, तो इसको अपन यूटेक्टोइड अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको अपन यूटेक्टोइड अल्फा बोलते हैं, ठीक है। या मैं शॉर्ट में इसको ईडी अल्फा लिख देता हूँ, यूटेक्टोइड अल्फा, यूटेक्टोइड के अंदर बनने वाला, यूटेक्टोइड पॉइंट के बाद बनने वाला अल्फा। तो परलाइट के अंदर जो अल्फा है वो क्या है, यूटेक्टोइड अल्फा। और ये चीज़ तो तुमको पता ही थी, ये अपना कौन सा था, प्रो यूटेक्टोइड अल्फा, प्रो यूटेक्टोइड अल्फा, ठीक है। समझ में आया क्या, अरे पूरा माइक्रो स्ट्रक्चर क्लियर है क्या तुमको, पूरा माइक्रो स्ट्रक्चर क्लियर है। यही पॉइंट यहाँ पे लिख रखे हैं यार, तुम देखोगे यही सारे पॉइंट लिख रखे हैं कि भैया डी पॉइंट पे तो स्पॉट्स बने थे, ई पॉइंट पे आते आते केनाल्स बन गई, क्योंकि अल्फा का जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। और अगर एफ पॉइंट पे अपन थ्योरी की बात करें तो एफ पॉइंट पे क्या हो रहा है कि गामा फेस जो था दैट ट्रांसफॉर्म इनटू परलाइट एज वी मूव डाउन बिलो द यूटेक्टोइड आइसोथर्म, राइट। एंड फेराइड प्रेजेंट इन परलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड यूटेक्टोइड फेराइड। हाँ ठीक है यार, ये तो मैंने बता ही दिया यार कि भैया जो परलाइट के अंदर वाला अल्फा है, परलाइट के अंदर वाला अल्फा है उसको यूटेक्टोइड फेराइड बोलोगे तुम, या यूटेक्टोइड अल्फा बोलोगे, ठीक है। क्लियर है ये माइक्रो स्ट्रक्चर, अरे पूरा समझ में आया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मास फ्रिक्शन पता करना, ठीक। इस पे बेस्ड बहुत से न्यूमेरिकल आते रहते हैं, ठीक है, यही टॉपिक्स है। तो यहाँ पे जो मास फ्रिक्शन तुमको तभी समझ में आएगा जब तुमको ये फेजेस माइक्रो स्ट्रक्चर क्लियर होंगे, तभी तुम समझ पाओगे इस मास फ्रिक्शन को। अगर मान लो मैंने तुमसे पूछा प्रो यूटेक्टोइड अल्फा जो है, ठीक, ये जो अपन ने प्रो फेस पढ़ा था ना, इस प्रो फेस का मास फ्रिक्शन बताओ, तो कितना होगा। तुमसे पूछ सकता है परलाइट का मास फ्रिक्शन पूछ सकता है, तुमसे पूछ सकता है यूटेक्टोइड अल्फा का मास फ्रिक्शन, तुमसे पूछ सकता है सीमेंटाइड का मास फ्रिक्शन, ठीक है। इस तरीके के 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे, इधर आओ। अच्छा, उधर आने से पहले एक चीज समझो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मास फ्रिक्शन ऑफ परलाइट और मास फ्रिक्शन ऑफ प्रो यूटेक्टोइड फेराइट, इन दोनों का सम 1 होगा, क्योंकि इस माइक्रो स्ट्रक्चर में टोटल तुमको दिख रहा है 2 ही लोग तो हैं यार, एक परलाइट है और दूसरा प्रो यूटेक्टोइड फेराइट है। अरे परलाइट में वो ये वाला अल्फा और सीमेंटाइड दोनों आ गए, ठीक है। अच्छा, अपन ने यहाँ सीमेंटाइड नाम नहीं लिखा है तो सीमेंटाइड भी लिख लो, ये जो रेड कलर वाला है ये अपना क्या है, सीमेंटाइड है, Fe3C है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब भैया अपने को मास फ्रिक्शन ऑफ प्रो यूटेक्टोइड फेराइट देखना है, तो जरा यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। सबसे पहले तो ये देखो कि प्रो फेस जो होता था वो इस रीजन में बन रहा है। अरे भाई जब तुम नीचे आ गए तो नीचे तो जो बन रहा था वो परलाइट में बन गया, परलाइट में जो था वो तो अपना यूटेक्टोइड अल्फा था, प्रो यूटेक्टोइड अल्फा तो इस रीजन में ना। तो जब भी तुमको प्रो फेस कैलकुलेट करना हो तो भैया यूटेक्टोइड के ऊपर वाला रीजन ढूंढो। तो यूटेक्टोइड के ऊपर वाले इस रीजन में तुमने एक टाई लाइन खींची, तुमने देखा उसके इस तरफ अल्फा लिखा है, इस तरफ गामा लिखा है। तो अगर मैंने तुमसे प्रो यूटेक्टोइड अल्फा मतलब इस अल्फा का मास फ्रिक्शन पूछा, तो क्या तुम बता नहीं सकते हो कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो ये लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाई लाइन की लेंथ। अरे समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। और इस लेंथ को मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल सकता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली क्या, अपन ने इसको एज्यूम कर रखा है, ये कितनी है, यू है, तो यू अपॉन टी प्लस यू। क्लियर है क्या, यू अपॉन टी प्लस यू, ठीक। और उसी की वैल्यू कितनी होगी, 0.8 माइनस C1 डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस 0.02, ठीक है। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है। यू अपॉन टी प्लस यू, यू अपॉन टी प्लस यू, जिसकी वैल्यू आएगी 0.8 माइनस C1 डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस 0.02,
समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया? अब भैया अगर तुमने प्रो यूटेक्टोइड फेराइट का कैलकुलेट कर लिया तो क्या परलाइट का बता सकते हो? अच्छा, परलाइट का पता करने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। परलाइट का मास फ्रिक्शन कैसे पता करें? तुमने जैसे ही बोला कि सर ने तो ये बताया मास फ्रिक्शन पता करने के लिए अपन सीधे जाते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर में। तुम पूछे माइक्रो स्ट्रक्चर में, तुमने देखा कि यार मैं तो इस लाइन के अलोंग था, इस लाइन के अलोंग में नीचे मूव कर रहा हूँ, मेरे को परलाइट का पता करना है। तुम तो पगला गए कि यार सर यहाँ पे अगर इस रीजन में हम टाई लाइन खींचे तो हमको ये नहीं समझ आ रहा है कि परलाइट कहाँ पे है। यहाँ पे तो अल्फा है और सीमेंटाइड है। अगर इस रीजन में टाई लाइन खींचे तो हमने देखा यहाँ पे अल्फा है और गामा है, परलाइट तो हमको दिख ही नहीं रहा है। तो परलाइट का मास फ्रिक्शन कैसे पता किया जाए? उसके लिए भैया आपको आपको ई और डी का जो माइक्रो स्ट्रक्चर है उस पर फोकस करना पड़ेगा। जरा ई पॉइंट पे फोकस करो और एफ पॉइंट पे फोकस करो। ई और डी नहीं, ई और एफ पे। मुझे एक बात बताओ, ये प्रो को तो भूल जाओ, प्रो तो वैसा का वैसा है, ये रहा प्रो, ये प्रो वैसा का वैसा है भैया। क्या गामा जो था वो ही कन्वर्ट हो रहा था क्या परलाइट में? अरे ई पॉइंट पे जो गामा था वो पूरा का पूरा गामा कन्वर्ट हो गया काय में? परलाइट में। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ई पॉइंट के ऊपर जो ऑस्टेनॉइड का मास फ्रिक्शन है, दैट मास फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास फ्रिक्शन ऑफ परलाइट एट पॉइंट एफ? बोल दो यार, समझ में आया क्या? अरे समझ में आ गया क्या? ट्रिक समझ गए कि परलाइट का जो मास फ्रिक्शन है वो बेसिकली कुछ नहीं है, अरे वो ऑस्टेनॉइड का मास फ्रिक्शन है, मास फ्रिक्शन ऑफ गामा, because perlite is formed from transformation of gamma at the given composition। समझ में आया? समझ में आया? ये लाइन सिर्फ इस पोर्शन के लिए लिखी है, इन जनरल लाइन नहीं है ये सिर्फ इस पोर्शन के लिए लिखी हुई है। ठीक है भैया, क्लियर है? और क्या गामा का तुम बता सकते हो? अरे गामा का जो होगा वो होगा 1 माइनस ये वैल्यू। अरे यार क्योंकि उस रीजन में देखो ना यार, ये वाला जो रीजन था, इस रीजन में अल्फा और गामा ये दो ही लोग एग्जिस्ट कर रहे थे। इस अल्फा को अपन ने प्रो यूटेक्टोइड अल्फा बोला था, दूसरा गामा था। अगर तुमने प्रो यूटेक्टोइड अल्फा का पता कर रखा है उसको 1 में से घटा दो। अगर तुम चाहो फॉर्मूला बताना हो तो फॉर्मूले से भी तुम बता सकते हो, ये इस तरफ लिखा है गामा, तो भैया ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को अप्रॉक्सीमेटली मैं टी बोल सकता हूँ, तो टी अपॉन टी प्लस यू आ जाएगा, जो कि कितना होगा? C1 माइनस 0.02 डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस 0.02। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? वही तो लिखा है, वही तो लिखा है, C1 माइनस 0.02 डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस 0.02। समझ में आया परलाइट का? ठीक। अब अपन थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, और डिटेल में जाते हैं, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना भैया। पहले ही मैंने एक चीज बता दी, ये बता दिया था क्या? अच्छा नहीं बताया हो तो देख लो। यहाँ पे दो ही लोग प्रेजेंट है, एक है परलाइट, और परलाइट को छोड़ के जो भी है वो क्या है? प्रो यूटेक्टोइड फेराइड है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मास फ्रिक्शन ऑफ परलाइट प्लस मास फ्रिक्शन ऑफ प्रो यूटेक्टोइड फेराइड इज इक्वल टू 1? क्लियर है क्या? तो क्या आपने इस पहेली को बुझा लिया कि मास फ्रिक्शन ऑफ परलाइट प्लस मास फ्रिक्शन ऑफ प्रो यूटेक्टाइड परलाइट, प्रो यूटेक्टोइड फेराइड इज इक्वल टू 1? ठीक, क्लियर है? परलाइट के अंदर क्या क्या मौजूद है? परलाइट के अंदर क्या क्या मौजूद है? परलाइट होता है अल्टरनेट प्लेट, अल्टरनेट लेयर्स ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। तो परलाइट के अंदर यूटेक्टोइड फेराइट और सीमेंटाइट प्रेजेंट है। ठीक, परलाइट के अंदर फेराइट और सीमेंटाइट प्रेजेंट है, और उस फेराइट को अपन दूसरे फेराइट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपन ने बोल दिया यूटेक्टोइड फेराइट, जिसको मैंने ईडी अल्फा बोल दिया, ईडी अल्फा बोल दिया। ठीक है, ठीक है क्या? तो भैया परलाइट के अंदर यूटेक्टोइड फेराइड और सीमेंटाइट प्रेजेंट है, इन दोनों का सम है वो, इन दोनों के मास फ्रिक्शंस का सम है। सीमेंटाइट को कैलकुलेट करने की दो मेथड है, ऐसे ही जो ये यूटेक्टोइड फेराइड है इसको कैलकुलेट करने की दो मेथड है। ठीक है, पहली मेथड दोनों तुम बताने वाले हो। मुझे एक बात बताओ, परलाइट जब जब इस पृथ्वी पे बनेगा, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि उसमें 88% अल्फा होगा और 12% क्या होने वाला है? सीमेंटाइड होने वाला है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस परलाइट में जो सीमेंटाइड है वो कितना है?
अरे वो परलाइट का 12% है यार। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये सीमेंटाइट अप्रोक्सीमेटली 0.12% ऑफ मास ऑफ परलाइट है यार। मतलब अगर आपको परलाइट का मास पता है तो आप सीमेंटाइट बोल सकते हो कि 0.12% होगा। और अगर सीमेंटाइट तुमने बोल दिया तो इसी तरीके से ये जो यूटेक्टोइड फेराइट है या जो परलाइट के अंदर का अल्फा है उसकी बात कर सकते हो कि वो 0.88 टाइम्स ऑफ मास फ्रिक्शन ऑफ परलाइट होगा यार। ठीक है, बट ये तुमको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देगा। कैसा रिजल्ट देगा? अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। उसका रीज़न ये है कि जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती है ना उनमें क्या होता है कि जो जैसे यूटेक्टॉइड टेम्परेचर अपन ने 725 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, वो 727 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में। जैसा अपन एक यूटेक्टॉइड कंपोजिशन 0.8% बोलते हैं, वो बोलते हैं 0.779, ऐसे कुछ 77 समथिंग। ठीक, तो अपन ने थोड़ा डेटा याद रहे उसके लिए उसको थोड़ा सा ईजी बनाया, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। बट मैं बता रहा हूँ, और उसी डेटा से अपन ने कैलकुलेट किया था तो ये 88 और 12% आया। तो ये तुमको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देगा अगर तुम इसकी हेल्प से परलाइट, मतलब इसकी हेल्प से सीमेंटाइड और यूटेक्टोइड फेराइट का परसेंटेज कैलकुलेट करते हो तो। ठीक है, तो भैया फिर एग्जैक्ट मेथड क्या हुई? तो भैया अगर मेंस में ये क्वेश्चन आता है तो आप एग्जैक्ट मेथड ही लगाओ, प्री में आता है तो ये सोच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जैक्ट मेथड भी अपन देखते हैं, बहुत 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 मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। अरे मैथमेटिक्स चल रहा है यहाँ पे। देखो सीमेंटाइट का तो निकाल लोगे, ठीक है, सीमेंटाइट का कैसे निकलेगा? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ गए, कहाँ गए? यहाँ यहाँ यहाँ। भाई अपन थे, ये वाई वाई डैश लाइन के अलोंग थे तो जस्ट नीचे आए अपन, उसके जस्ट नीचे आए। ठीक, ठीक है, तो जस्ट नीचे तुम देखोगे ये रहा अपना ओवरऑल कंपोजिशन C1। इस तरफ लिखा है अपना सीमेंटाइड यहाँ पे, ठीक है, सीमेंटाइड लिखा है और इस तरफ अल्फा लिखा है। तो सीमेंटाइड का क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस होगा। ठीक, मतलब कि वो ओवरऑल कितना निकल के आना है? ओवरऑल वो डिस्टेंस होगी T अपॉन सारे डिस्टेंस का सम। सारे डिस्टेंस है TU V W। बोलो यार, T अपॉन T प्लस U प्लस V प्लस W। T की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूँ? C1 माइनस 0.02 डिवाइडेड बाय 6.67 माइनस 0.02 है यार। बोल दो यार। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हमने सीमेंटाइट का भी निकाल लिया। कैसे निकाला? T अपॉन T प्लस U प्लस V प्लस W आया था, जो कि कितना होगा? T की वैल्यू जो थी वो थी C1 माइनस 0.02 डिवाइडेड बाय 6.67 माइनस 0.02। क्लियर है क्या? C1 जो है वो कंपोजिशन होगा, क्वेश्चन में हो सकता है, अरे अपन हाइपो वाली रेंज में चल रहे, बोल दिया क्वेश्चन में हो सकता है 0.45% कार्बन है। C1 की वैल्यू हो सकती है भैया कितनी हो जाएगी? 0.45 हो जाएगी। समझ रहे हो? अरे एक एग्जाम्पल दिया, हाइपो वाली रेंज में चल रहे ना। ठीक, मतलब हाइपो मतलब 0.8 से कम लेना है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि भैया ये जो प्रो यूटेक्टोइड फेराइड है, प्रो यूटेक्टोइड फेराइड, ठीक है, उसका ये जो दूसरी मेथड है, एग्जैक्ट मेथड है, उससे कैसे कैलकुलेट करें? तो भैया ऐसा है कि एक चीज़ अभी और आती है इस माइक्रो स्ट्रक्चर में, वो है टोटल अल्फा। ठीक, अगर मान लो मैंने तुमसे पूछा टोटल अल्फा बताओ इस एफ पॉइंट पे, ये जो माइक्रो स्ट्रक्चर है, तो क्या तुम्हारा दिमाग यही दौड़ा कि प्रो अल्फा और यूटेक्टोइड अल्फा को जोड़ दो, इनका एडिशन कर दो, इनका एडिशन कर देने से टोटल अल्फा निकल के आ जाएगा? अरे बिल्कुल यार, तुम्हारा दिमाग सही दौड़ा, तुम तो एकदम चीते की फुर्ती से अब चीज़ें समझने लग गए हो। बिल्कुल सही बता रहे हो, जो तुम बता रहे हो वही तो मैं करने वाला हूँ, वही तो मैं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, कि जो टोटल अल्फा होगा वो होगा यूटेक्टोइड अल्फा प्लस प्रो यूटेक्टोइड अल्फा। ठीक है, मेरे पास में पहले ही मैंने प्रो फेस कैलकुलेट कर लिया है, उसका मास फ्रैक्शन मुझे पता है।
टोटल अल्फा का मास फ्रैक्शन भी अभी निकल जाएगा जैसा सीमेंटाइट का निकाला। अरे सीमेंटाइट वन में से ये घटा दो, ये वन में से ये चीज़ घटाओ तुम्हारे पास में, वन में से कैसे निकालोगे टोटल अल्फा का? वन माइनस, वन माइनस जो ये चीज़ निकल के आई पूरी, पूरी ये चीज़ सीमेंटाइट का मास फ्रैक्शन। ठीक, अगर तुमको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो जरा यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, टोटल अल्फा कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आओ जल्दी से फुर्ती से। ये तुमने टाई लाइन नीचे खींच रखी है, जैसे ही तुमने टाई लाइन बनाई यहाँ पे तुम देखो जो टोटल अल्फा है मतलब वो नीचे का अल्फा होगा यूटेक्टोइड के नीचे, मतलब यूटेक्टोइड आइसोथर्म के नीचे, मतलब अपन इस रीजन में पहुंच चुके हैं, इस तरफ लिखा है अल्फा। ठीक, ये रहा अपना ओवरऑल कंपोजिशन की लाइन। तुमने बोला ये होगा अल्फा का मास फ्रैक्शन होगा दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टी प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगी 6.67 माइनस पॉइंट, सॉरी 6.67 माइनस सी वन डिवाइडेड बाय 6.67 माइनस 0.02। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? u प्लस वी प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टी प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, 6.67 माइनस सी वन डिवाइडेड बाई 6.67 माइनस 0.02। तो क्या तुमने टोटल अल्फा का भी पता कर लिया? टोटल अल्फा का मास फ्रैक्शन तुम्हारे पास ये रहा, ये आ चुका है, और प्रो यूटेक्टोइड फेराइट का तुम्हारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो क्या इस इक्वेशन से यूटेक्टोइड फेराइट का मास फ्रैक्शन नहीं पता किया जा सकता? क्या किया जा सकता है? तो ये दो मेथड थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो यही था कि ये मेंस में आ सकता है। ठीक है, अभी तक प्री में ये क्वेश्चन नहीं आया, मेंस में तो आ रखा है। ठीक है, और ऐसा है कि गेट में अभी तक नहीं आया, तो इसलिए चांस है कि गेट वाला इस तरीके का पूछ सकता है, क्योंकि गेट जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करता ही है। ठीक है, समझ में आया पूरा चीज़? ठीक है, अभी ये पूरा चीज़ और क्लियर हो जाएगा जब अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे। अभी लास्ट में एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, तो तुमको ये एक एक चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी, तब और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, जेड जेड लाइन जो है उसके अलोंग माइक्रो स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। भैया जेड जेड लाइन जो है वो कहाँ पे है? देखो 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 बच्चों देखो, ये तो निकली हाइपर यूटेक्टोइड में। कहाँ निकली? हाइपर यूटेक्टोइड में। ठीक है, तो भैया जेड जेड लाइन जो है हाइपर यूटेक्टोइड रीजन में, उसके अंदर मैंने 4 पॉइंट ले, जी एच आई और जे। जी पॉइंट तुमको दिख रहा है कि वो गामा फेज वाले रीजन में, मतलब 8 पॉइंट जी होल माइक्रो स्ट्रक्चर हैव ओनली वन फेज विच इज गामा, विच हैज C2% कार्बन। ठीक है, मैंने इस जेड जेड लाइन जो है इसके अलोंग ओवरऑल कंपोजिशन क्या लिया है? C2 लिया है, C2 लिया है। थोड़ा अच्छे से लिख दें उसको, C2 C2 C2। ठीक है, जैसे ही मैं एच पॉइंट पे पहुंचूंगा, एच पॉइंट पे मेरे को दिखा गामा प्लस Fe3C, मतलब अब माइक्रो स्ट्रक्चर में सीमेंटाइड भी आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक चेंज आने वाला है माइक्रो स्ट्रक्चर में, जैसा तुमने यहाँ पे वाई वाई डैश के अलोंग किया था ना, तो प्रो अल्फा फेज आया था, यहाँ पे प्रो सीमेंटाइड फेज आ जाएगा, और कुछ नहीं। कि भैया यूटेक्टोइड टेम्परेचर के ठीक पहले जो सीमेंटाइड आया उसको तुम बोल दोगे प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड या प्रो ED Fe3C। और उसके बाद में जैसे ही तुम आई पॉइंट पे आओगे तो भैया वही पहले स्पॉट्स मिलेंगे तुमको प्रो यूटेक्टोइड, तुमको स्पॉट्स ऑफ सीमेंटाइड मिलेंगे। फिर वो आई पॉइंट तक आते आते मतलब उन सीमेंटाइड का तुमको दिखेगा मास फ्रैक्शन बढ़ रहा है। टाई लाइन की हेल्प से बता सकते हो, एज पे एक टाई लाइन खींचो, आई पे एक टाई लाइन खींचो, तुमको उससे समझ में आ जाएगा कि मास फ्रैक्शन ऑफ सीमेंटाइड बढ़ रहा है। इट मीन्स 8 पॉइंट आई देर विल बी कैनल्स ऑफ सीमेंटाइड। जैसे ही मैं जे पॉइंट पे आऊँगा वो केनाल्स तो वैसी की वैसी रहने वाली है, लेकिन तुमको दिख रहा है गामा फेस गायब हो चुका है, तो गामा फेस काय में कन्वर्ट हो चुका होगा? गामा फेस बन जाएगा परलाइट में। समझ में आया? सिर्फ एक चेंज था कि भैया जो अपन ने अभी हाइपो यूटेक्टोइड स्टील पढ़ा था, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील में जो कारनामे हुए थे तो वहाँ पे प्रो अल्फा फेज आया था, यहाँ पे प्रो सीमेंटाइड फेज आ जाएगा। दैट्स इट, बस और कुछ नहीं आने वाला है, और कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाली है, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी इसके अलावा। ठीक है,
ठीक है, पूर्ति में मैं बना लूँ क्या डायग्राम? मैंने पूरा तुमको वहीं समझा दिया है, अब तो तुम समझ ही गए होगे। गामा 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 जी पॉइंट पे, इस गामा में अगर तुमने बोला तो C2% कार्बन प्रेजेंट है, C2% कार्बन प्रेजेंट है। एच पॉइंट जो था वो टू फेज रीजन में था, तो यहाँ पे स्पॉट्स ऑफ सीमेंटाइड आ जाएंगे ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर। ग्रेन बाउंड्रीज पे ही क्यों बन रहा है? सेम रीजन है यार, जो उधर पुराना वाला रीजन था वही रीजन यहाँ पे होगा। ठीक है, वही रीजन यहाँ पे भी होगा। तो ये अपना हो गया Fe3C, जिसको अपन प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड बोल देंगे बाद में। बाकी जगह तो गामा है, अभी भी गामा है, गामा है, गामा है। ठीक है, अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे गामा में C2% कार्बन है, लेकिन इस जगह पे गामा में C2% कार्बन नहीं होगा। वो तुम माइक्रो स्ट्रक्चर से देख के बता सकते हो कि एच पॉइंट पे कितना, गामा फेज में कितना परसेंट कार्बन होगा। देखो, पॉइंट एच कहाँ है? ये रहा। पॉइंट एच पे मैंने टाई लाइन खींची, गामा लिखा है इस तरफ, तो गामा को जो टच कर रही ये लाइन देखो यहाँ आ गए। C2 से कम हो गया, अरे C2 यहाँ था, C2 से कम हो गया। और C2 से कम हुआ है तो जो दूसरा फेस था उसमें बड़ा होगा। मतलब गामा में ही ऐसा है कि 0.8 सॉरी C2% वाला जो गामा है वो दो पार्ट में ब्रेक हुआ है। एक पार्ट में लेस देन C2% कार्बन है, और एक पार्ट में ग्रेटर देन C2% कार्बन हो गया। और जो ये पार्ट था ये बन चुका है तुम्हारा सीमेंटाइड Fe3C। और ये पार्ट जो था वो अपना गामा ही है, बस उसमें कार्बन का परसेंटेज कम हुआ है। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? क्लियर है क्या भैया? सब समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? सब कुछ समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आई पॉइंट पे क्या गामा, ये जो सीमेंटाइड आया था, क्या सीमेंटाइड का फ्रिक्शन बढ़ जाएगा? मतलब आई पॉइंट पे मैं बोल सकता हूँ कि आई पॉइंट पे केनॉल्स बन रही होगी भैया। क्या बन रही होगी? केनॉल्स। केनॉल्स बना दो, नहर बना दो, नहर नहर बना दो। ठीक है, देखो जरा, कोशिश कर रहे हैं हम नहर बनाने की, देखते हैं कितनी अच्छी नहर बना पाते हैं। और इस सेम डायग्राम की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो फिर से हम Ctrl+C और Ctrl+V करना तो जानते ही हैं। तो ये लो भैया, Ctrl+C Ctrl+V कर दिया। कलर डालने से हमको पूरी फीलिंग आ जाएगी प्रो फेस की। ये लो भैया, प्रो फेस की पूरी फीलिंग तुमको ला दी। बस इस प्रो फेस का नाम अब क्या बोलोगे तुम? क्या बोलोगे? वो वो कौन था? वो था प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड। क्या था? यूटेक्टोइड टेम्परेचर के आने से पहले ही जो सीमेंटाइड बन चुका है वो हो जाएगा प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड। जो यहाँ पे गामा बचा हुआ है वो गामा जे पॉइंट पे सारा का सारा परलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जे पॉइंट जो है वो यूटेक्टोइड आइसोथर्म के नीचे लाई कर रहा है माइक्रोस्ट्रक्चर में। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये चेंजेस आने वाले हैं कि ये जो गामा था परलाइट में कन्वर्ट होगा। जैसे ही मैंने बोला परलाइट, तुमको एक बात पता है क्या करना है? अल्टरनेट लेयर्स ऑफ सीमेंटाइड एंड फेराइट। कुछ नहीं, लेयर बना दो, गामा में लेयर्स बना दो, गामा में लेयर्स बना दो भैया, बस। और क्या है? क्या ही बच रहा है यार? अब तो तुम समझदार हो यार, क्या क्या सीख चुके हो तुम। देखो कितने अच्छे से मास फ्रिक्शन तुमने सीख लिया। बहुत होशियार हो, बहुत होशियार। अब तो अगर मास फ्रिक्शन का क्वेश्चन आएगा तो कोई सी भी एग्जाम आप पेड़ से बना दोगे। कैसे बना दोगे? पेड़ से। ठीक है, कौन सा कलर डालें यार? चलो लाल कलर डाल देते हैं अपन, लाल ही डालते हैं। तो ये लो भैया, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, यहाँ पे भी ले लो। अरे यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ये लो।
ओ ये रोएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये वाली लाइन कंप्लीट नहीं है, पहले इस लाइन को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये बात। अब हम इसमें कलर डालेंगे। ये बात देखो, कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बना दिया यार, जिसमें से ये स्ट्रक्चर जो है तुमको पता है कि परलाइट बन चुका है, सारा का सारा गामा कन्वर्ट हो चुका है परलाइट में। कैसे कन्वर्ट हुआ वो सब तुमको पता है यार, कैसे कन्वर्ट हुआ वो सब तुमको पता है। सिर्फ ये जो रेड कलर का पोर्शन है उसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है, कार्बन यहाँ से निकला डिफ्यूज़ हो गया, यहाँ से निकला डिफ्यूज़ हो गया। जिस जगह पे ज़्यादा कार्बन है वहाँ पे कार्बन का परसेंटेज बढ़ जाएगा, उसको बोल दिया तुमने यूटेक्टोइड सीमेंटाइड। क्योंकि ये यूटेक्टोइड आइसोथर्म आने के बाद बन रहा है तो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड बोल दिया। परलाइट के अंदर वाला जो सीमेंटाइड है वो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड हो गया, जबकि ये जो है अपना जो काला काला दिख रहा है वो सिंपल फेराइट है, फेराइट है। क्लियर है? सारा का सारा कैलकुलेशन, मास फ्रैक्शन का कैलकुलेशन वैसा का वैसा ही रहने वाला है। सब तुम खुद लिख लोगे सारे फॉर्मूले यार। दिख रहा है पूरे माइक्रोस्ट्रक्चर में इस जे पॉइंट पे परलाइट है और प्रो फेस है, तो प्रो फेस का मास फ्रैक्शन प्लस परलाइट का मास फ्रैक्शन वो 1 के इक्वल होगा क्या? क्या ये एक इक्वेशन अपन ने बना ली? मास फ्रैक्शन ऑफ परलाइट प्लस प्रो यूटेक्टाइड सीमेंटाइड जो होगा वो 1 के इक्वल होगा क्या? ठीक है। अगर मान लो मैंने प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड का तुमसे मास फ्रैक्शन पूछा, तो प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड तुमने देखा कि वो आई पॉइंट पे ही बन रहा था, आई पॉइंट पे ही आ चुका था। तो जरा आई वाले पॉइंट में माइक्रो स्ट्रक्चर में आ जाओ यार, देख लो जल्दी से, मैं फुर्ती से तुमको दिखा देता हूँ। अब मैं उतना डिटेल में नहीं समझाने वाला, तुमको समझ में आ जाएगा। ये रहा आई पॉइंट पे मैंने एक टाई लाइन खींची हॉरिजॉन्टल, इस तरफ गामा लिखा, इस तरफ Fe3C लिखा है भैया। यहाँ पे तुमसे सीमेंटाइड का परसेंटेज पूछा, सीमेंटाइड हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वो जो टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो ये हो जाएगी कितनी, इसको अपन ने एज्यूम किया था वी डिवाइडेड बाय वी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, कितना हो जाएगा? वी की वैल्यू अगर तुम मुझसे पूछो तो वो निकल के आएगी कितनी, C2 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 6.67 माइनस 0.8। C2 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 6.67 माइनस 0.8। ठीक है, कहाँ पे थे अपन, कहाँ पे थे? 1 लिख लिया था। V अपॉन V प्लस डब्ल्यू, आई थिंक यही आया था। C2 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 6.67 माइनस 0.8। एक बार मेरे को ये V और VW देख लेने दो, क्योंकि मैं भूल गया हूँ क्या मैंने बोला था। ठीक है, अरे रटना नहीं होता है यार, मुझे खुद नहीं याद है। V अपॉन V प्लस डब्ल्यू, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। सीख गए चीते की तेज़ी के साथ में, देखो तुमको पढ़ाते पढ़ाते मैंने सीख लिया। अब तक मुझे ये टॉपिक आता ही नहीं था, लेकिन तुमको पढ़ाने से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, क्या इसी तरीके से तुम परलाइट का मास फ्रैक्शन बता सकते हो? 1 माइनस मास फ्रैक्शन ऑफ दिस प्रो यूटेक्टाइड सीमेंटाइड दैट विल बी इक्वल टू मास फ्रैक्शन ऑफ परलाइट। क्लियर है क्या यार? अरे बोल दो यार। V अपॉन V प्लस डब्ल्यू होगा, मतलब ये हो जाएगा कितना, W अपॉन V प्लस डब्ल्यू हो जाएगा क्या यार? इसकी वैल्यू अगर अपन निकलना चाहे तो थोड़ा धीरे बता देते, रुको रुको रुको, माइक्रो स्ट्रक्चर में आ जाओ, माइक्रो स्ट्रक्चर में आ जाओ। लो 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 लो, ये लो। पहले तो वही परलाइट जो होगा वो कैसे बन रहा होगा, कैसे बन रहा होगा? अरे जो गामा था वही कन्वर्ट हुआ परलाइट में। ठीक है, जो गामा था वही कन्वर्ट हुआ परलाइट में, तो कुछ नहीं, जो गामा का मास फ्रिक्शन है, जो गामा का मास फ्रिक्शन है वो होगा, गामा इस तरफ लिखा है तो गामा का मास फ्रिक्शन होगा ये डिस्टेंस जो कि अपन ने डिनोट की थी W से, डिवाइडेड बाय V प्लस डब्ल्यू। W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.67 माइनस C2 डिवाइडेड बाय 6.67 माइनस 0.8। बोलो यार, बोलो यार, क्लियर है क्या? अरे क्लियर है, कहाँ पे थे, कहाँ पे थे? ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, 6.67 माइनस C2 डिवाइडेड बाय 6.67 माइनस 0.8। फॉर्मूला याद रखना है क्या? नहीं रखना है, अबे नहीं रखना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, सिर्फ टाई लाइन बनाते जाना है। तुम बोलोगे कि सर इतने सारे मास फ्रिक्शन लिखवा दिए, क्या क्या याद करें? अबे नहीं याद रखना है, नहीं याद रखना है, सिर्फ तुमको ये माइक्रो स्ट्रक्चर ये पता होना चाहिए,
ये पता होना चाहिए, है ना। तब तो समझ में आएगा कि परलाइट का और प्रो यूटेक्टाइट सीमेंटाइट का सम जो है वो 1 के इक्वल है। अरे यार समझ पा रहे हो कि नहीं समझ। बाकी तो टाई लाइन का खेल है, टाई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो वो खुद तुमको आंसर देगी। बोलो यार, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है। टोटल सीमेंटाइट पता कर सकते हो क्या? टोटल सीमेंटाइट जो होगा वो क्या होगा? तुम ऊपर आए, तुमने बोला सर ये जो प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइट है वो और यूटेक्टोइड सीमेंटाइट है जो, वो उन दोनों का सम जो है वो होता है टोटल सीमेंटाइट। टोटल सीमेंटाइट। तो क्या ये इक्वेशन तुमको क्लियर है? सो टोटल सीमेंटाइट इज इक्वल टू प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइट प्लस यूटेक्टोइड सीमेंटाइट। क्लियर है क्या? ठीक है। टोटल सीमेंटाइट की वैल्यू जो है वो अपन निकाल लेंगे क्या? अरे फुर्ती के साथ में निकालेंगे। ठीक है। अच्छा एक एक ये पॉइंट यहाँ पे लिखना था कि ये किसका था? ये था मास फ्रिक्शन ऑफ गामा, क्योंकि गामा ही परलाइट में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है। ओके ओके। अपन कहाँ थे? टोटल सीमेंटाइट पे थे। तो टोटल सीमेंटाइट, जल्दी से जाओ, फुर्ती के साथ में अपन माइक्रो स्ट्रक्चर में पहुंचे भैया। और यहाँ पे देखो जरा, देखो जरा, जेड 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 जो जेड जेड डैश लाइन है उसके जस्ट नीचे तुम आए, जस्ट नीचे आके तुमने एक टाई लाइन खींची भैया। ये लो, ये जस्ट नीचे मैंने एक टाई लाइन खींची। टाई लाइन के एंड पॉइंट से अप्रॉक्सीमेटली ये यहाँ पे 0.02 और 6.67 पे आ रहे हैं। और जो ओवरऑल कंपोजिशन है वो रहा अपना C2। इस तरफ लिखा है अल्फा, इस तरफ लिखा है सीमेंटाइट Fe3C। क्या टोटल सीमेंटाइट पता कर लिया क्या? टोटल सीमेंटाइट की वैल्यू यही होगी क्या? अरे ये वाली डिस्टेंस मतलब T प्लस यू प्लस वी डिवाइडेड बाय T प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। बोल दो यार, अरे बोल दो यार। T प्लस यू प्लस वी की वैल्यू कितनी है? C2 माइनस 0.02 डिवाइडेड बाय 6.67 माइनस 0.02। बोलो ना यार, अरे बोल भी दो, बोल भी दो। बहुत कुछ लिखा है यार, हम ससुरा कंफ्यूज हो जाते कि इस पेज पे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। ओके लिखा हुआ है T प्लस यू प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई T प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू और C2 माइनस 0.02 डिवाइडेड बाई 6.67 माइनस 0.02। ये इक्वेशन आपको भली भांति समझ में आ चुकी होगी कि परलाइट और प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड इन दोनों का सम करोगे तभी तो माइक्रो स्ट्रक्चर में 1 होगा। अरे मास फ्रिक्शन है, ये मास फ्रिक्शन है। इसमें से परलाइट पे फिर से फोकस करना है। परलाइट जो है तुमको आंख मीच के बता दो, परलाइट जो है वो होता है फेज मिक्सचर ऑफ सीमेंटाइड और फेराइड। इसके अंदर सीमेंटाइड और फेराइड प्रेजेंट होगा, मतलब जो सीमेंटाइड होगा यहाँ पे उस सीमेंटाइड का नाम क्या है? यूटेक्टोइड सीमेंटाइड। ठीक है। अरे प्रो वाले फेज से डिफरेंशिएट करने के लिए नाम दिया था, तो प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड और फेराइड का सम कर दो तो इस जगह पे मास फ्रिक्शन ऑफ परलाइट निकल के आ जाएगा। मास फ्रिक्शन ऑफ जो अल्फा है या फेराइट है वो इस केस में कैलकुलेट करना बच्चों का काम है। KG1 का बच्चा ये काम कैलकुलेट कर लेगा। वो बोलेगा सर अप्रॉक्सीमेटली 88% मास फ्रिक्शन ऑफ परलाइट जो होता है वो फेराइट होता है। आपने मुझे इस दुनिया में आने से पहले ही ये बात बता दी थी। KG1 का बच्चा ये बोला तो उसने 0.88 टाइम्स ऑफ मास फ्रिक्शन ऑफ परलाइट लिख दिया, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, मतलब प्री में अगर आता है बिना कैलसी करना लगा दो, लेकिन मेंस में नहीं लगाना। ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि भैया दूसरी मेथड क्या थी, तो दूसरी मेथड जो है मास फ्रिक्शन ऑफ अल्फा कैलकुलेट करने की। अरे अरे कैसे करोगे, कैसे करोगे? मैंने टोटल फेराइड कैलकुलेट किया था क्या? टोटल फेराइड जो था उसको 1 में से घटा दो, उसको 1 में से घटा दो, तो ये दूसरी मेथड आ गई। दूसरी मेथड आ गई, ये कुछ नहीं है, ये 1 माइनस मास फ्रिक्शन ऑफ टोटल फेराइड ही है भैया। टोटल फेराइड ही लिखा है Fe3C। अरे अब मैं फिर से माइक्रो स्ट्रक्चर में जाके दिखाने नहीं वाला हूँ यार। वो तुम जिस जैसे ऐसे कैलकुलेट किया था ना, तो उसी रीजन में जाके तुम एक लाइन खींचो, आइसोथर्म खींचो, वो देख लेना, वो यही निकल के आना है भैया, यही निकल के आना है। ठीक है, ठीक है क्या? अरे समझ गए? अब भैया तुमको यूटेक्टोइड सीमेंटाइड, ये है दिमाग का खेल, यूटेक्टोइड सीमेंटाइड का मास फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। तो देखो KG1 वाला बच्चा तो इजीली बोल दिया सर ये अप्रॉक्सीमेटली 0.12 टाइम्स ऑफ मास फ्रिक्शन ऑफ परलाइट होगा। मुझे इस दुनिया में आने से पहले ही आपने ये सिखा दिया था कि परलाइट के अंदर 88% फेराइट होता है और 12% सीमेंटाइड होता है। तो मैंने बोला कि सर मास फ्रिक्शन ऑफ
मतलब परलाइट का 12% कर दो, वो बता देगा मेरे को कि परलाइट के अंदर कितना सीमेंटाइट प्रेजेंट है, यूटेक्टोइड सीमेंटाइट बता देगा। लेकिन मैंने बोला बेटा मेंस में तू ये मेथड अप्लाई मत करना, मेंस में आएगा तो कैसे कैलकुलेट करेगा? अरे तो इसका यूज कर यार, इसका यूज कर। टोटल सीमेंटाइड जो है, जैसे ही तुमने इस माइक्रो स्ट्रक्चर को ऊपर देखा, तुमने बोला कि जो टोटल सीमेंटाइड है वो प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड और यूटेक्टोइड सीमेंटाइड का सम है। सही है, सही है भाई, सही है, सही है, सही है। तो क्या ये इक्वेशन क्लियर है? टोटल सीमेंटाइड इज इक्वल टू प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड प्लस यूटेक्टोइड सीमेंटाइड। टोटल सीमेंटाइड का और प्रो यूटेक्टाइड सीमेंटाइड का मास फ्रैक्शन कैलकुलेट किया। अबे किया किया किया, ये रहा टोटल सीमेंटाइड का, ये रहा प्रो यूटेक्टाइड सीमेंटाइड का, ये रहा पूरा कैलकुलेट कर रखा है। सबसे पहले शुरुआत ही उसी से करी थी। अगर दो मास फ्रैक्शन तुमको पता है तो क्या क्या यूटेक्टाइड सीमेंटाइड का नहीं पता करोगे? अरे नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या समझ में आया? पूरा माइक्रो स्ट्रक्चर मैंने तुमको दिखा दिया यार, जो जो क्वेश्चन बन सकते थे। देखो जो इन जनरल अपन ने ये सब सिखाया ना, इसी में से क्वेश्चन बनेगा। न्यूमेरिकल इसके बाहर नहीं जा सकते। सारा कंसेप्ट कवर कर लिया। अब जल्दी से फुर्ती में अपन एक न्यूमेरिकल देखने वाले। जल्दी से इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। एक न्यूमेरिकल अपने को सॉल्व करना है, ठीक। लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। आई थिंक थोड़ा सा बढ़ चुका है, 1 घंटे के ऊपर तो पहुंच ही गया होगा, लेकिन फिर भी अपने को पूरा पोर्शन कवर करके जाना है। जल्दी से देखो, 6 kg ऑस्टेनाइट लिया। ऑस्टेनाइट मतलब गामा फेज है, उसमें बोला 0.45% कार्बन है, उसको कूल किया जस्ट लेस देन 727 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे केलिस्टर साहब की भावनाओं को समझो। WD केलिस्टर का ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अनसॉल्व प्रॉब्लम। वो 727 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यूटेक्टोइड टेम्परेचर को बोलते हैं, जो अपना 725 था। तुम भावनाएं समझ जाओ, ऐसा वेरिएशन आ सकता है। भावना ये कह रही है कि यूटेक्टोइड के जस्ट नीचे तक तुम कूल कर रहे हो और 0.45% कार्बन मतलब 0.8% कार्बन से कम है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं मैं हाइपो यूटेक्टोइड स्टील की रेंज में हूं। अच्छा यूटेक्टोइड क्यों बोला, यूटेक्टिक क्यों नहीं बोला? अरे 727 पे यूटेक्टोइड आता है भैया, 1150 लिखा होता तो यूटेक्टिक पे होते अपन, ठीक है। इतना पोर्शन दिया है कि 6 kg का ऑस्टेनाइट है, 0.45% कार्बन है, उसको कूल किया तुमने इधर अप्रोक्सीमेटली यूटेक्टोइड पे। तुमसे ये सब पूछा है। मास पूछा है टोटल फेराइट का, सीमेंटाइट का, मास पूछा है परलाइट और प्रो यूटेक्टाइट का, और फ्रैक्शन पूछा है। देखो मास पूछा है, मास फ्रैक्शन नहीं पूछा है। आंसर केजी में दिया हुआ है, समझ रहे हो? और यहाँ पे फ्रिक्शन पूछा है तो यहाँ पे मास फ्रिक्शन आएगा। अलग अलग चीज़ें, पार्ट ए में कुछ और चीज़ पूछी है, पार्ट बी में सेम चीज़ पूछी है, पार्ट सी में कुछ अलग है। तुम ये चीज़ देखोगे कि ए और बी पार्ट में ऑलरेडी हम मास फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे और उस मास फ्रिक्शन का 6 में मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 6 kg टोटल मास है ना, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। ये मेरा यूटेक्टोइड पॉइंट था, 727 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन मैंने मान ली, ठीक है। ये थी यूटेक्टोइड पॉइंट। और 0.45% कार्बन के लिए अगर अपन लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो लाइन यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाने वाली है, यही होगी क्या वो लाइन? बिल्कुल यही होगी, बिल्कुल। इसको मैंने बोल दिया कि यहाँ पे कंपोजिशन कितना लिखा है, 0.45 लिखा है, 0.45, ठीक है। 727 के ठीक नीचे मतलब अपन यहाँ पे, वहाँ पे अपन ने एक टाई लाइन खींच दी। ये लो खींच दी टाई लाइन भैया, 727 के जस्ट नीचे, ये लो बहुत फुर्ती से मैंने एक टाई लाइन खींची। अप्रॉक्सीमेट उसके एंड पॉइंट्स में ट्रीट कर लूँगा कि 0.02 और 6.67 पे आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पे सबसे पहले तो क्या पूछा है? टोटल फेराइट पूछा है, ओके। टोटल फेराइट जो है वो इस रीजन में होगा क्या? नीचे की तरफ, ठीक, क्योंकि नीचे सिर्फ सीमेंटाइड और फेराइट ही है। तो क्या तुम यहाँ से मास फ्रिक्शन ऑफ टोटल फेराइट बोल सकते हो? टोटल फेराइट मतलब सिंपल, उसको अपन अल्फा ही लिख देते हैं। या बेटर है कि मैं एक काम करता हूँ, टोटल अल्फा लिख देता हूँ, तो तुमको क्या है क्लियरली समझ में आएगा। ये लो टोटल अल्फा लिख सकते हैं क्या? ये वाली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाली डिस्टेंस। अब कोई गलती से ये मत पूछ लेना
कोई गलती से ये मत पूछ लेना कि यार कैसे आया, ठीक है, इतना बता चुका हूँ। 6.67 माइनस 0.45 डिवाइडेड बाय 6.67 माइनस क्या 0.02, ठीक है। इसको सॉल्व वॉल्व करो, कोई वैल्यू आएगी, उस कोई वैल्यू क्या, उस कोई वैल्यू का जो मास है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 6 kg, क्योंकि परलाइट का मतलब जो टोटल ऑस्टेनाइट है, टोटल ऑस्टेनाइट का तुमको दे रखा है कि वो 6 kg का ऑस्टेनाइट है। कितना है? 6 kg ऑस्टेनाइट है, ठीक। तो 6 kg का मान लो ये आया 40%, तो 40 इंटू मतलब 0.4 इंटू 6 करोगे तो तुम्हारे पास में केजी में आ जाएगा कि इतना केजी टोटल अल्फा प्रेजेंट है। क्या फर्स्ट आंसर क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। सीमेंटाइट, अरे सीमेंटाइट का पता करना है क्या, वन में से ये चीज़ घटा दोगे? अरे बिल्कुल घटाएंगे, वन में से ये चीज़ घटा दोगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही दो फेज है, अल्फा प्लस टोटल अल्फा और सीमेंटाइट। तो भैया मास फ्रिक्शन ऑफ Fe3C तुमने बता दिया, 1 माइनस ये वाली चीज, ये वाली चीज, वो वैल्यू निकल के आई कुछ। अरे ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैं लेफ्ट साइड में रहता हूँ ना, अब दिखेगा, अब दिखेगा, ठीक है। 1 माइनस अब दिख रहा होगा, ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये फाइनल आंसर आया है। और अपन बोल देंगे कि मास ऑफ सीमेंटाइट इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। बोल दो यार, क्या ये पार्ट मैंने बता दिया? बिल्कुल बिल्कुल, फुर्ती के साथ में, चीते की फुर्ती के साथ में ये पार्ट अपन ने कवर कर लिया भैया। मास ऑफ परलाइट एंड प्रो यूटेक्टॉइड फेस, ये आपको कैलकुलेट करना है। परलाइट और प्रो यूटेक्टॉइड फेस का कितना मास है। प्रो यूटेक्टॉइड फेस कहाँ पे होगा भैया, कहाँ पे होगा? अरे यूटेक्टॉइड के पहले होगा। यूटेक्टॉइड आइसोथर्म थी 727, उसके पहले जाओ, उसके पहले। ये लो, ये रीजन में टाई लाइन खींच दी, ये खींच दी टाई लाइन। अच्छा पहले तो ये चीज़ देखो, यहाँ पे वो एक बार ना थ्योरी में ये पूछ सकता है कि इस केस में प्रो यूटेक्टॉइड फेज होगा कौन सा, सीमेंटाइड होगा या फेराइट होगा, ये भी पूछ लेता है, ठीक। अरे तो रीजन में जाओ ना, इस रीजन में गए तुम, अरे 0.45% ये था, तो ये वाला रीजन हुआ 727 के ठीक ऊपर, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे 0.45% आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो भैया डायरेक्ट तुम देख के बता सकते हो कि इस केस में जो प्रो फेज है वो कौन सा होने वाला है। अरे अल्फा होने वाला है अपना, फेराइट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस ऑस्टेनॉइड है। ऑस्टेनॉइड तो परलाइट में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे प्रो फेज क्या है? फेराइट है, ठीक है। तो क्या तुमने पता कर लिया कि ये जो फेराइट है प्रो अल्फा है, उसका जो मास फ्रैक्शन है वो कितना है? ये वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.8 माइनस 0.45। अच्छा ये टाई लाइन में यहाँ पे रहने देता हूँ, क्योंकि इस टाई लाइन से भी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं ना। ये लो, ठीक है, इस टाई लाइन को भी मैं यहाँ बने रहने देता हूँ। 0.8 माइनस 0.45 बी पार्ट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब अपन मास फ्रैक्शन ऑफ प्रो यूटेक्टॉइड फेराइट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कितना होगा? 0.8 माइनस 0.45 डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस 0.02। इसको कैलकुलेट करो, कुछ वैल्यू निकल के आएगी। तो क्या तुम मास ऑफ प्रो ईडी अल्फा बता सकते हो क्या? प्रो यूटेक्टॉइड अल्फा जो होगा उसका मास 6 इंटू ये वैल्यू कर दोगे क्या? क्लियर है क्या? अरे क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अरे ओवरऑल ऐसा था ना, देखो ये रेड लाइन जो है ये थोड़ी और ऊपर से जाना चाहिए थी, मतलब ऑस्टेनॉइड था ना, तो ऑस्टेनॉइड से नीचे आना है, ऑस्टेनॉइड से अपने को नीचे आना है, ये ऐसा कुछ। ये यहाँ था ऑस्टेनॉइड, यहाँ से अपन नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 6 kg दिया हुआ है, ठीक है, 6 kg। तो वो 6 kg जब तुम इस रीजन में हो तो वो अल्फा प्लस गामा में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अल्फा का तुमने अगर मास फ्रैक्शन पता कर लिया तो उस मास फ्रैक्शन में 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मास ऑफ अल्फा आ जाएगा, ठीक है। ये जो गामा था वो इससे परलाइट निकलेगा, क्योंकि यही गामा नीचे आने पे
परलाइट में कन्वर्ट होगा। तो गामा का तुम मास फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लो, गामा का मास फ्रैक्शन कितना होगा बता सकते हो क्या? अब बता सकते हो क्या? मास फ्रैक्शन ऑफ जो परलाइट होगा वो मास फ्रैक्शन ऑफ गामा के इक्वल होगा, जो कि 1 माइनस ये वैल्यू होगा, और यहाँ पे कुछ निकल के आएगा, जो भी निकल के आएगा देन अपन बोल सकते हैं कि मास ऑफ पर लाइट तुमने कैलकुलेट कर लिया 6 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या भैया? बोल दो फुर्ती के साथ में, बोल दो फुर्ती के साथ में, बोल दो समझ में आया? सी वाला क्या था भैया, क्या पूछना चाह रहा है? फ्रिक्शन ऑफ यूटेक्टोइड फेराइट, यूटेक्टोइड फेराइट परलाइट के अंदर जो फेराइट है उसका उसका फ्रिक्शन पूछ रहा है, केजी में नहीं पूछ रहा है, मास नहीं पूछ रहा, उसका फ्रिक्शन पूछ रहा है। परलाइट कहाँ पे बनता है? नीचे बनेगा, यूटेक्टोइड के जस्ट नीचे, मतलब यहाँ पे। ठीक, इसको कैलकुलेट करने की, एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की मतलब दो मेथड थी। एक तो तुम जो है वो समझ रहे हो ना कि यूटेक्टोइड फेराइट है ना, यूटेक्टोइड फेराइट था, तो क्या बोलोगे कि यार जो अपना परलाइट आया था ना, परलाइट का ये जो मास फ्रिक्शन है, इस मास फ्रिक्शन के मल्टीप्लाई में 0.88 कर देना, अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। बट एग्जैक्ट अगर अपन चाहें तो तुमको इस इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा कि टोटल अल्फा इज इक्वल टू, मतलब ये मैं मास फ्रिक्शन लिखता हूँ, ठीक है, समझ गए ना कि मास फ्रिक्शन ऑफ टोटल अल्फा जो होगा, मास फ्रिक्शन ऑफ टोटल अल्फा जो होगा वो हो जाएगा मास फ्रिक्शन ऑफ प्रो यूटेक्टोइड अल्फा प्लस मास फ्रिक्शन ऑफ यूटेक्टोइड अल्फा। ठीक है, अपन ने मेरे ख्याल से टोटल अल्फा कैलकुलेट किया, ये रहा मास फ्रिक्शन ऑफ टोटल अल्फा, ये रहा। ठीक है, ये था तुम्हारे सामने मास फ्रिक्शन ऑफ टोटल अल्फा, उस वैल्यू को पुट कर दो, और प्रो यूटेक्टोइड अल्फा का भी अपन ने कैलकुलेट किया होगा, ये रहा प्रो यूटेक्टोइड अल्फा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, नज़रों के सामने। ठीक है, तो टोटल अल्फा का हो गया, प्रो यूटेक्टोइड अल्फा का हो गया, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, सारे आंसर मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये फाइनल एक क्वेश्चन था। कुछ लोग बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, भारी था। ऐसा है, ये एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद में इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो मुझे लगा था अगर ये कवर कर लिया तो बाकी सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है, एक ये फॉर्मूला था मास फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम फ्रिक्शन। ठीक है, इसका मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं देखा, बट फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला तुम बना भी सकते हो यार, जो अपना मास होता है वो क्या होता है, मतलब डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है ना, तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वो टोटल वॉल्यूम कट जाएगी तो तुम तो सिंपल ये याद रखो कि वॉल्यूम फ्रिक्शन आ जाएगा यहाँ पे। तो मास ऑफ अल्फा फेज, जैसे मान लो दो फेज है अल्फा और बीटा, ठीक, तो मास ऑफ अल्फा फेज कैसे कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम फ्रिक्शन ऑफ अल्फा फेज इंटू डेंसिटी ऑफ अल्फा फेज प्लस सेम चीज प्लस वॉल्यूम फ्रिक्शन ऑफ बीटा फेज इंटू डेंसिटी ऑफ बीटा फेज। ठीक है, वी अल्फा अच्छा लिख रखा है, वी जो है वो वॉल्यूम फ्रिक्शन है, और डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, वो रूल ऑफ मिक्सचर लगाओगे। रूल ऑफ मिक्सचर जो है इसका एक बहुत शानदार क्वेश्चन डेंसिटी का, मेरे इस लेक्चर में जाके देखना, इसमें मैंने कवर किया है, बता रखा है। ठीक है, तो ये था पूरा आयरन कार्बन डायग्राम, हमने आज जाके पूरा कंप्लीट किया, सारे न्यूमेरिकल्स देख लिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखी, इस एक क्वेश्चन से ही सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाते हैं। कुछ और अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चन मुझे एग्जाम के दिखते हैं तो मैं अगले आने वाले लेक्चर में कवर कर दूंगा। लेक्चर आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, और अगर लेक्चर पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। ठीक है, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, एक बेल आइकॉन दिख रहा होगा उस बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, उससे ये होगा कि मैं खुद आपको आपके मोबाइल में सूचना देने आ जाऊंगा जब मेरा अगला लेक्चर आएगा। अरे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी आपके पास में। ठीक, तो अब अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो।